ऋषि, आराध्या और रति तीनों उस समय मॉल में मौजूद थे। आराध्या अपने लिए करवा चौथ की साड़ी देख रही थी और रति बस साड़ियों को फैला रही थी, क्योंकि ना तो उसे कपड़ों के बारे में कुछ पता था, ना साड़ी के डिजाइन के बारे में, और पहनना तो उसे आता ही नहीं था। 4-5 साड़ियां देखने के बाद आराध्या ने एक लाल रंग की साड़ी उठाई और ऋषि की तरफ देखते हुए पूछा, ये कैसी लग रही है? ऋषि ने काफी फीका सा जवाब दिया, ठीक है। तुम्हें पसंद है? आराध्या ऋषि को कुछ इशारा करने वाली थी कि इससे पहले ही रति ने वह साड़ी आराध्या के हाथ से छीनते हुए कहा, अरे, ये तुमने उठा ली? आराध्या, ये मैंने सेलेक्ट की थी। ऋषि हैरानी से रति को देखता है। आराध्या मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाती है। ऋषि आराध्या को ऐसे करते देख कहता है, तुम्हें पसंद थी क्या? आराध्या इशारे से कहती है कि ठीक ही लग रही थी, पर कोई बात नहीं। अगर ये रति को पसंद है तो उसे लेने दीजिए, मैं कोई दूसरी देख लेती हूँ। आराध्या फिर कलेक्शन में से साड़ी देखने लगती है। उसने एक और साड़ी उठाई और मिरर में अपने सामने रखते हुए देखा। यह साड़ी भी काफी अच्छी थी। फिर उसने ऋषि की तरफ देखते हुए इशारा किया। ये कैसी लग रही है? ऋषि ने कहा, तुम्हें पसंद है तो देख लो ना, तुम्हें पहनना है। आराध्या वह साड़ी सेल्स गर्ल की तरफ बढ़ाती है कि तभी रति वह साड़ी अपने हाथ में लेते हुए कहती है, अरे आराध्या, ये साड़ी तो मैंने मॉम के लिए पसंद की थी। इतनी सारी साड़ियों में मिक्स हो गया तो मुझे पता ही नहीं चला। आराध्या हैरानी से रति को देख रही थी। ऋषि ने थोड़ा सा सख्ती से कहा, रति, तुम कुछ दूसरा देख लो। आराध्या ने ऋषि का हाथ पकड़ा और ना में सर हिलाते हुए रति को एक थम्स अप का साइन बनाकर दिया, जिसका मतलब यह था कि रति वह साड़ी रख सकती है। ऋषि ने गहरी सांस छोड़ी और सेल्स गर्ल से कहा, आपके शोरूम का सबसे महंगा और सबसे बेस्ट कलेक्शन कौन सा है? सेल्स गर्ल हाँ में सर हिलाती है और 2 मिनट बाद उसके सामने एक बॉक्स रखती है। ऋषि बॉक्स को ओपन करता है। एक रेड कलर की एम्ब्रॉयडरी वर्क साड़ी थी, जिसमें रेशम का वर्क हो रखा था और कश्मीरी कपड़े का इस्तेमाल किया गया था। काफी खूबसूरत डिजाइन में वह साड़ी काफी महंगी लग रही थी। आराध्या और रति दोनों हैरानी से उस बॉक्स को देख रहे थे, लेकिन ऋषि ने किसी को कुछ कहने का मौका दिए बिना सिर्फ गर्ल से कहा, ये पैक करके गाड़ी में रखवा दीजिए। आराध्या हैरानी से ऋषि से इशारे में कहती है कि पहले दाम तो पूछ ले। तो ऋषि कहता है, ये साड़ी मेरी तरफ से गिफ्ट है। अगर तुम्हें और भी लेनी है तो तुम ले सकती हो, पर तुम्हें वह साड़ी रखनी ही पड़ेगी। बाकी की साड़ियां तुम अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लो। एक सेल्स गर्ल रति के पास आती है और उससे कहती है, मैडम, आप के हाथों में जो साड़ियां हैं, क्या मैं उसे पैक कर दूं? पर रति का सारा ध्यान तो इस समय ऋषि और आराध्या के ऊपर था। वह अपनी जलती हुई सी नजरों से उस बॉक्स को देख रही थी जिसे सेल्स गर्ल पैक कर रही थी। रति के पास खड़ी सेल्स गर्ल ने फिर से कहा, मैडम, क्या मैं ये दोनों साड़ियां पैक कर दूं? तब जाकर रति को होश आया और उसने वह दोनों साड़ियां उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये पैक कर दो। हालांकि रति को इन दोनों साड़ियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह तो बस उसने इसलिए ली थी क्योंकि ये साड़ियां आराध्या ने सेलेक्ट की थीं, लेकिन अब उसका पूरा ध्यान उस साड़ी पर था जो ऋषि ने सेलेक्ट की थी। आराध्या बड़ी माँ प्रियंका और नीमू आंटी के लिए भी शॉपिंग करती है।
यह काम्या का भी पहला करवा चौथ था, इसलिए आराध्या ने उसके लिए भी शॉपिंग की थी। उसने ऋषि के लिए भी एक दो बिजनेस शर्ट और दो घर के लिए टी शर्ट लिए थे। लेकिन आराध्या ने अब अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा था, क्योंकि ऋषि एक महंगी साड़ी पहले ही उसके लिए ले चुका था। एक स्टाफ उन सारे बैग्स को लेकर पार्किंग की तरफ जा रहा था। उसे दुकान का मालिक ऋषि से कुछ बात करने के लिए आया था और आराध्या भी उसी के साथ खड़ी थी। मौके को देखते हुए रति पीछे से निकलकर जल्दी से लिफ्ट की तरफ जाती है। वह स्टाफ जो पैकेज लेकर नीचे पार्किंग की तरफ जा रहा था, रति उसे बीच में रोकते हुए कहती है, 1 मिनट रुक जाओ, मेरा कोई सामान है, मुझे रिप्लेस करना है, पैकेट वापस करो। स्टाफ कुछ कहता इससे पहले ही रति सारे पैकेट उसके हाथ से छीनती है और कहती है, तुम जाओ, मैं देख लूंगी। क्योंकि रति ऋषि और आराध्या के साथ थी, तो उस स्टाफ ने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। रति जल्दी से वह साड़ी का पैकेट अपने पैकेट के साथ मिला लेती है। रति जल्दी से अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलती है और अपने पैकेट को अंदर रखते हुए बाकी के पैकेट ले जाकर ऋषि की गाड़ी की बैक सीट पर रख देती है। रति जल्दी से गाड़ी का दरवाजा बंद करती है और चुपचाप जाकर अपनी गाड़ी के पास खड़ी हो जाती है। तभी ऋषि और आराध्या वहां आते हैं। ऋषि रति को देखकर कहता है, तुम कहाँ चली गई थी? आराध्या, ढूंढ रही थी तुम्हें। रति कहती है, वह मॉम का कॉल आ गया था तो मैं बात करते करते गाड़ी तक कब आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। रति के यह कहने पर ऋषि कहता है, ठीक है, अगर शॉपिंग हो गई है तो फिर मैं और आराध्या घर जा रहे हैं, तुम भी घर निकल जाओ। रति मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाती है और अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। ऋषि और आराध्या भी अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद ऋषि और आराध्या नंदा मेंशन पहुंचते हैं। एक नौकर जल्दी से सारे पैकेट गाड़ी की बैक सीट से लेता है और उनके पीछे पीछे घर के अंदर आने लगता है। ऋषि और आराध्या वापस नंदा मेंशन पहुंचते हैं। एक सर्वेंट सारे बैग्स लेकर अंदर आता है। बड़ी माँ और प्रियंका सोफे पर ही बैठे हुए थे। ऋषि और आराध्या उनके पास आकर बैठ जाते हैं। वह सर्वेंट सारे पैकेट टेबल पर रख कर चला जाता है। बड़ी माँ उन दोनों को देखकर कहती है, क्या बात है, बहुत जल्दी आ गए तुम दोनों, मुझे तो लगा रात का डिनर करके आओगे। ऋषि कहता है, कुछ घंटे घर से बाहर थे, कुछ घंटों में आपकी प्यारी बहू ने 4 बार बोल दिया है, घर कब चलोगे, घर कब चलोगे, बस लंच करके वापस आ गए। आराध्या मुंह बनाते हुए ऋषि को देख रही थी। बड़ी माँ हंसते हुए कहती है, अरे यह तो अच्छी बात है, जहां आजकल बहुएं अपने घर से भागती हैं, मेरी बहू है जो घर आने के लिए कह रही है। प्रियंका कहती है, ऋषु, फोटो दिखाना, तुम दोनों ने कहाँ-कहाँ घूमा और क्या-क्या किया, मुझे सबकी फोटो दिखाओ। ऋषि ने कहा, अरे फोटो लिया ही नहीं, वह रति थी ना हमारे साथ, तो मैं फोटो ही नहीं ले पाया। प्रियंका ने मुंह बनाते हुए कहा, वह छिपकली वहां क्या कर रही थी तुम दोनों के बीच में? प्रियंका ने रति को छिपकली कहा तो आराध्या की हंसी छूट गई। ऋषि ने कहा, अरे वह बस इत्तेफाक से मिल गई थी और आराध्या ने उसे लंच पर इनवाइट कर दिया, तो मैं फिर मना नहीं कर पाया। प्रियंका ने घूरकर आराध्या को देखा और कहा, तुम पागल हो क्या?
तुम्हारे और ऋषि के बीच तो हम लोग भी नहीं आते हैं, तो उस चमगादड़ को क्यों अपने बीच में लेकर गई? प्रियंका के इस तरह से अजीब अजीब नाम पुकारने से आराध्या की हंसी छूट रही थी। बड़ी माँ ने प्रियंका के सर पर मारते हुए कहा, तू चुप करना, क्यों परेशान करके रखा हुआ है? और फिर बड़ी माँ ऋषि की तरफ देखते हुए कहती है, ऋषि, मैं तो कह रही हूँ, एक अच्छा सा लड़का देखा है, उसके हाथ पीले करवा दे। ऋषि ने कहा, इसके हाथ पीले करवा दूं ताकि यह उसे लड़के को मार मार के लाल पीला कर दे। प्रियंका मुंह बनाते हुए चुपचाप बैठ गई। आखिर उसके जहन में रणबीर की छवि जो आ गई थी, बेचारा लाल पीला हुआ बहुत ही अजीब लग रहा था। आराध्या एक पैकेट लेकर बड़ी माँ की तरफ बढ़ाया और इशारे में कहा कि यह उनके लिए लाई है। बड़ी माँ ने देखा तो उसमें बहुत ही सुंदर कॉटन की साड़ी रखी हुई थी। फिर आराध्या ने एक दूसरा पैकेट लेकर प्रियंका को दिया। उसमें बहुत ही प्यारा अनारकली सूट था। प्रियंका तो वह सूट लेकर बहुत ही खुश हो गई। उसने तो यही सोचा कि यह सूट पहनकर वह रणबीर के साथ करवा चौथ स्पेशल सॉन्ग पर डांस करेगी। आराध्या ने 3 पैकेट नौकर की मदद से कमरे में भेज दिए जिसमें उसने ऋषि के लिए सामान लिया था। अब उसके पास सिर्फ 2 पैकेट थे। आराध्या ने वह पैकेट बड़ी माँ को दिखाते हुए कहा कि ये दोनों साड़ियाँ उसने काम्या के लिए ली हैं। बड़ी माँ ने उन साड़ियों को देखते हुए कहा, तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है काम्या, पर ये दोनों साड़ियाँ बहुत अच्छी लगेंगी। उसका भी तो पहला करवा चौथ है। ऋषि की आंखें छोटी हो गई। उसने टेबल पर इधर-उधर नजर दौड़ाते हुए कहा, तुम्हारे पैकेट कहाँ हैं? आराध्या का ध्यान आया कि पैकेट तो खत्म हो गए और उसकी साड़ी का पैकेट यहाँ नहीं है। प्रियंका ने भी कहा, अरे हाँ, यहाँ तो सबके लिए कपड़े हैं, पर आराध्या, तुम्हारे पैकेट कहाँ हैं? तुमने अपने लिए तो कुछ लिया होगा ना? आराध्या ने सोफे के आसपास देखा और टेबल के नीचे भी देखा कि कहीं पैकेट वहां तो नहीं गिर गया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। वह हैरान नजरों से ऋषि को देख रही थी। ऋषि ने एक नौकर को आवाज दी और उसे कहा कि जाकर गाड़ी में चेक करे कि कहीं आराध्या का पैकेट गाड़ी में तो नहीं छूट गया। वह नौकर जल्दी से गाड़ी में जाता है और चेक करके आता है। उसने ऋषि को बताया कि उसने अच्छी तरह से गाड़ी को चेक कर लिया। गाड़ी में और कोई दूसरा पैकेट नहीं है। आराध्या परेशान हो गई। आखिर इतनी महंगी साड़ी कहाँ चली गई? बड़ी माँ ने ऋषि से कहा, ऋषि, तुझे अच्छी तरह से याद है, तूने सारे पैकेट लिए थे। कहीं गलती से शॉप पर तो नहीं छूट गया? ऋषि ने परेशान होते हुए कहा, नहीं बड़ी माँ, मैंने सारे पैकेट लेकर पेमेंट की थी। मुझे अच्छी तरह से याद है। अब ऋषि की नजर आराध्या पर जाती है जो परेशान हो रही है। ऋषि आराध्या के पास आता है और उसके हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहता है, तुम परेशान मत हो, जाने दो, एक साड़ी ही तो थी, खो गई। मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी साड़ी लेकर आऊंगा। आराध्या ने इशारे में कहा कि बात सिर्फ एक साड़ी की नहीं है, वह आपका दिया हुआ तोहफा था। मैं कितनी लापरवाह हूं, मैंने उसे गवा दिया। प्रियंका आराध्या के पास आती है और उसके दूसरी तरफ बैठते हुए उसका दूसरा हाथ अपने हाथों में लेती है और कहती है, अरे, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मेरा दोस्त बहुत पैसे वाला है। देखना, वह तुम्हारे एक इशारे पर ऐसे 100 साड़ियाँ लाइन लगा देगा।
प्रियंका की इतनी मजाकिया ढंग से कहने पर आराध्या के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आराध्या थोड़ी सी रिलैक्स हो गई थी, लेकिन ऋषि की आंखों में कुछ था जो अभी खटक रहा था। अगर अचानक से आराध्या कोदी हुई साड़ी गायब हो गई। वहीं दूसरी तरफ कपूर मेंशन में रति वह साड़ी पूरे बेड पर बिछाकर उस पर नागिन की तरह लेटी हुई थी। उसने वह साड़ी अपने ऊपर बेरहम तरीके से उठाते हुए, उसे चूमते हुए, उस पर हाथ फेरते हुए कहा, ऋषि, जैसे यह साड़ी मेरे पास आई है वैसे ही तुम भी मेरे पास आओगे। यह कहते वक्त रति की आंखों में एक अलग ही जुनून नजर आ रहा था। लेकिन जितना उसकी आंखों में ऋषि के लिए जुनून था, उतनी ही उसकी आंखों में आराध्या के लिए नफरत दिखाई दे रही थी। उसने गुस्से से उस साड़ी के एक कोने को अपने हाथों में मरोड़ते हुए कहा, आराध्या, मैं बहुत बर्दाश्त कर रही हूं और तुम मेरे बर्दाश्त की इम्तिहान ले रही हो। तुम मत आया करो मेरे ऋषि के करीब। तुम्हें ऋषि के करीब आता देख मेरी जान जलती है। मन करता है तुम्हारा खून कर दूं। यह कहते वक्त रति का चेहरा ऐसे हो रहा था जैसे वह उस साड़ी को नहीं दबा रही है, बल्कि आराध्या का गला दबा रही है। अपनी बातों के मुताबिक ऋषि ने आराध्या के लिए पूरी साड़ियों की दुकान उठा लाया था। आखिर अपनी प्यारी सी बीवी को वह उदास कैसे देख सकता था। करवा चौथ से एक दिन पहले नंदा मेंशन में काफी ज्यादा चहल पहल थी, क्योंकि यह काम्या और आराध्या दोनों का पहला करवा चौथ था। नंदा मेंशन में तो सारी तैयारियां हो रही थी, पर उधर काम्या और ओजस अपनी ही तैयारी में लगे हुए थे। ओजस ने काम्या को अपनी बाहों में भर रखा था और काम्या उसे छेड़ रही थी। ओजस, जब से शादी हुई है ना, मैं देख रही हूँ तुम्हारी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन ओजस ने काम्या को नहीं छोड़ा। उसने वैसे ही उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहा, अरे यार, अब अपनी बीवी को प्यार नहीं करूंगा तो क्या पड़ोसन को करूंगा। और बीवी को प्यार करने में कैसी शर्मीली। काम्या ओजस की बाहों से निकली और अलमारी से सामान निकालकर बेड पर रखते हुए कहती है, अच्छा जी, तुम्हें तो जब देखो तब रोमांस सूझता है। यह भी सोचा है कि कल करवा चौथ है। जरा एक बार आकर मुझसे पूछ लो कि मुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना। ओजस काम्या के पास आया और उसके हाथ में पड़े हुए कपड़ों को बेड पर रखते हुए उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी जान की पहली फेस्टिवल यूं ही जाने दूंगा। तुम्हारे लिए जो भी तैयारी है वह भाभी ने की है। उन्होंने मुझे बता भी दिया है कि उन्होंने तुम्हारे लिए क्या क्या सामान दिया है। सच में काम्या, अगर भाभी नहीं होती ना तो इस करवा चौथ वाली फेस्टिवल में तुम पूरी कंफ्यूज थी कि तुम्हें क्या चाहिए। काम्या ने खुश होते हुए कहा, क्या सच में आराध्या ने मेरे लिए करवा चौथ की तैयारी की है। हाउ स्वीट। ओजस, आराध्या कितनी अच्छी है ना। वह सबके बारे में सोचती है। ओजस ने काम्या को कमर से पकड़ते हुए अपने करीब किया और कहा, हाँ, भाभी तो सबके बारे में सोचती है। और भाभी ने तुम्हारी करवा चौथ वाली टेंशन अपने सर लेकर तुम्हें फ्री कर दिया ना, तो तुम क्यों टेंशन लेती हो। तो मेरे बारे में सोचो ना। हेलो जी। ये लव बर्ड्स अपने रोमांस में लग गए। चलो, हम इन्हें डिस्टर्ब नहीं करते और चल देते हैं अपने ऋषि और आराध्या के पास और देखते हैं वह क्या कर रहे हैं। ऋषि शाम को ऑफिस से घर आया और सीधा अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाकर उसने देखा कि आराध्या कमरे में नहीं थी।
हमेशा की तरह ऋषि ने लैपटॉप बैग रखा, अपना कोट उतार कर सोफे पर बैठ गया और आराध्या के कमरे में आने का इंतजार करने लगा, जो उसकी कॉपी लेकर आती थी। तभी आराध्या कमरे में आई, पर आज उसके हाथ खाली थे। आराध्या के खाली हाथ देखकर ऋषि को थोड़ा अजीब लगा। रोज तो वह उसके आने के तुरंत बाद कॉपी लेकर आती थी। आज क्या हो गया था? ऋषि ने हैरानी से कहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आराध्या ने हाँ में सर हिलाया। तो ऋषि ने कहा, तो किसी ने कुछ कहा तुमसे? आराध्या ने ना में सर हिलाया। तो ऋषि ने कहा, अरे, जब तबीयत ठीक है, किसी ने कुछ कहा नहीं तुमसे, तो फिर मेरी कॉपी क्यों नहीं लाई? आराध्या कुछ कहने ही वाली थी कि ऋषि का सब्र टूट गया। तुम किसी नौकर को तो नहीं कह गई हो ना? देखो, मैं पहले ही कह रहा हूं, मैं तुम्हारे हाथ की कॉफी के अलावा किसी और के हाथ की बनी कॉफी नहीं पीने वाला। ऋषि के ऐसा कहने पर आराध्या ने अपने चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन लाया। उसके चेहरे पर बदलते भाव को देखकर ऋषि ने कहा, अरे, हुआ क्या है? आराध्या ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर ऋषि के सामने कर दिए और अपनी हथेलियां दिखा दी। उसकी दोनों हथेलियों में मेहंदी लगी हुई थी। आराध्या की मेहंदी लगे हाथों को देखकर ऋषि के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने आराध्या को कंधे से पकड़कर सोफे पर बिठाया और उसके सामने जमीन पर पैरों को केवल मोड़कर बैठते हुए उसके दोनों हाथों को देखने लगा। आराध्या की मेहंदी लगी खूबसूरत कलाई। ऋषि उसमें बनी डिजाइन को देख रहा था। तभी ऋषि की आंखें एक डिजाइन पर गईं और वह मुस्कुराते हुए आराध्या को देखकर बोला, ये पिंकी ने बनाया है ना? आराध्या की हंसी छूट गई और उसने हाँ में सर हिलाया। दरअसल आराध्या की मेहंदी के डिजाइन में एक छोटा सा दिल बनाकर उसके अंदर ऋषि का नाम लिखा हुआ था। ऋषि इतना तो जानता था कि आराध्या इतनी ओपनली ऋषि का नाम अपने हाथ पर नहीं लिख सकती। यह शरारत जरूर प्रियंका की ही है। ऋषि खड़ा हुआ और अपनी टाई ढीली करते हुए बोला, सो मिसेज आराध्या नंदा, आज तक आपने मुझे बहुत सी कॉफी पिलाई है और यकीन मानो, आपकी कॉफी जितनी अच्छी कॉफी मैं पूरे वर्ल्ड में नहीं पी पाया हूं। लेकिन आज आपको द ग्रेट बिजनेस टाइकून ऋषि नंदा अपने हाथों से कॉफी बनाकर पिलाएगा। आराध्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वह सोफे से उठी और इशारे में कहने लगी कि वह नौकर को बोल देगी कॉफी बनाने के लिए। ऋषि ने वापस आराध्या को सोफे पर बिठाते हुए कहा, माय डियर वाइफ, नौकर के हाथ की कॉफी तो मैं तुम्हारे आने से पहले भी नहीं पीता था। तब बड़ी माँ मेरे लिए कॉफी बनाया करती थी। अब यार, तुम ये सवाल जवाब करके मेरा कॉफी बनाने का मूड मत खराब करो। 10 मिनट बाद ऋषि घर के कपड़ों में किचन में खड़ा था और आराध्या, प्रियंका और नीमू आंटी एक तरफ खड़े होकर उसे देख रहे थे। देखा क्या रहे थे? घूर रहे थे। प्रियंका ने धीरे से आराध्या के कानों में कहा, आर यू श्योर? आज ऋषि का मन है किचन में कुछ करने का। मतलब एक बार पूछ लो, हो सकता है उसे कुछ चाहिए हो। आराध्या बेचारा सा मुंह बनाकर ना में सर हिलाती है तो प्रियंका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने धीरे से आराध्या से कहा, बेस्ट ऑफ लक। आराध्या, प्रियंका और नीमू आंटी किचन की एक तरफ खड़े थे और उन्होंने ऋषि को एप्रन पहनते देखा। प्रियंका धीरे से कुर्सी से उठी और आराध्या को देखकर कहती है, ऐसा है, तुम्हारी और
ऋषि की शादी हो चुकी है तो तुम हस्बैंड वाइफ अपनी यह कॉफी एंजॉय करना। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई और मैं इसकी यह कॉफी पीकर कुंवारी नहीं होने वाली। ऐसा कहते ही वह पीछे खिसक ली। नीमू आंटी उठना चाह रही थी, लेकिन आराध्या ने उन्हें आंख दिखाकर ना में सर हिलाया तो बेचारी नीमू आंटी को वहीं बैठना पड़ा। ऋषि ने एक पैन लिया और उसे गैस पर रखा। फिर ऋषि आसपास कुछ ढूंढने लगा। जब 5 मिनट तक उसे लाइटर या माचिस कुछ नहीं मिला तो उसने आराध्या की तरफ देखते हुए कहा, लाइटर कहाँ है? नीमू आंटी ने कहा, गैस ऑटोमेटिक है, नॉब ऑन कीजिए, गैस जल जाएगी। ऋषि ने वैसा ही किया और गैस सच में जल गई। ऋषि ने कहा, अरे वह मुझे तो पता ही नहीं था हमारे घर में ऑटोमेटिक गैस इंडक्शन है। आराध्या ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए ऋषि को इशारे में कहा, अरे आपको क्या जरूरत है किचन में मास्टर शेफ बनने की? आप बाहर जाइए ना, अभी मेहंदी उतारकर आपकी कॉफी बना देती हूँ। ऋषि ने कॉफी पाउडर टेबल पर रखते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, तुम अपनी मेहंदी नहीं उतारोगी, मैं बना रहा हूँ ना कॉफी। फिर ऋषि वापस गैस के पास आया और उस में कॉफी बनाने के लिए दूध और पानी ऐड किया। फिर ऋषि पास में रखे कुछ कंटेनर्स के पास गया और उसमें से एक दो कंटेनर्स को हिलाकर देखकर एक कंटेनर को अपने हाथ में लेते हुए कहा, यह चीनी है ना? नीमू आंटी ने कहा, अरे नहीं, वह चीनी नहीं, नमक है। ऋषि ने डब्बे को देखते हुए कहा, इतना सफेद, मुझे तो चीनी लगा। नीमू आंटी ने धीरे से आराध्या के कान में कहा, बहुरानी, मैं अभी भी कह रही हूँ, समझा बुझाकर ले चलो इसे। इसे चीनी और नमक में अंतर पता नहीं चल रहा है। पता नहीं क्या बनाएगा रसोई में। 10 मिनट बाद सब लोग सोफे पर बैठे हुए थे और सेंट्रल टेबल के बीच में कॉफी के कप रखे हुए थे। बड़ी माँ ने प्रियंका को कंधे से मारते हुए कहा, तू ले, तेरे दोस्त ने बनाई है। प्रियंका बड़ी माँ को देखकर कहती है, आपको आपकी बेटी सही सलामत अच्छी नहीं लग रही क्या? क्यों मेरी जान लेने पर तुली हुई हैं आप? लीजिए ना, आपका तो प्यारा बेटा है। फिर प्रियंका आराध्या को कंधे से मारते हुए उसके कान में कहती है, तुम लो ना, तुम्हारे हस्बैंड ने बनाई है। इतने प्यार से ऋषि सबको देखते हुए कहता है, क्या बात है, आप लोग कॉफी क्यों नहीं ले रहे हैं? बड़ी माँ ने कहा, अरे मैं तो भूल गई, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है। आपकी कॉफी के लिए पेट में जगह नहीं है। ऋषि ने अजीब नजरों से बड़ी माँ को देखा और फिर प्रियंका से कहा, पिंकी, तू ले। बात कैसे बनी है? प्रियंका आंखें फाड़कर पहले तो उस काली काली कॉफी को देखती है और फिर ऋषि को देखते हुए हड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ, मैं भी तो खाना खाया है। ऋषि की आंखें छोटी हो गईं और उसने कहा, तूने 7 बजे खाना खा लिया था? प्रियंका ने कहा, हाँ, वह मम्मी खा रही थी ना तो उनका बचा हुआ खाना मैंने खा लिया है। ऋषि ने अजीब नजरों से प्रियंका को देखा, लेकिन प्रियंका ने अपनी 32 दिखा दी। अब लेने को बची थी बेचारी आराध्या। ऋषि ने आराध्या को देखकर कहा, तुम तो पियोगी ना? जितने प्यार से ऋषि ने कहा ना, इतने प्यार से कोई मुझसे कहता, मैं तो जहर भी पी लेती। आराध्या ने मुस्कुराते हुए एक कॉफी का कप उठाया और उसे अपने होठों से लगा लिया और थोड़ी सी कॉफी अंदर लेते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। लेकिन फिर उसने ऋषि का मुस्कुराता हुआ चेहरा
देखा जो उसे अपनी कॉफी का फीडबैक लेने का इंतजार कर रहा था। आराध्या ने मुंह में कॉफी अपने गले के नीचे उतारा और मुस्कुराते हुए ऋषि को एक थम्स अप दिया। लेकिन सारे घरवालों की नजरें आराध्या के ऊपर थी। प्रियंका ने धीरे से आराध्या से कहा, डॉक्टर को बुलाऊं क्या? तभी दरवाजे से कुछ शोर हुआ। सबका ध्यान दरवाजे की तरफ गया तो देखा ओजस और काम्या अंदर आ रहे थे। काम्या ने आते ही बड़ी माँ के पैर छुए। ओजस भी आकर सोफे पर बैठ गया और सबसे हेलो कहा। ओजस और काम्या कल के करवा चौथ के लिए एक दिन पहले ही आ गए थे। ओजस ने जब टेबल पर कॉफी देखी तो उसने झट से एक कप उठाते हुए कहा, अरे, यह हमारे आने से पहले ही कॉफी रेडी थी, फिर क्या था? ओजस ने एक घूंट कॉफी पी ली और अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ओजस ना तो हिल रहा था और ना ही कुछ बोल रहा था। वह अपना मुंह बंद करके चुपचाप अपनी आंखें बड़ी करके ऋषि को देख रहा था। काम्या जब ओजस को ऐसे देखा तो उसने कहा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? ओजस जब कॉफी उठा रहा था तो आराध्या उसे रोकने वाली थी, पर ओजस ने टाइम ही नहीं दिया और अगले ही पल सबके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। ओजस ने सारी कॉफी एक ही बार में मुंह से निकालकर फेंक दी। उसने बड़ी माँ की तरफ देखकर कहा, ये क्या है बड़ी माँ? कॉफी है या जहर? बड़ी माँ ने सर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे दोस्त ने बनाई है। ओजस ऋषि की तरफ देखता है जो वहां खड़ा ओजस को देख रहा था। ओजस ने कहा, तुझे किसने कहा था एक्सपेरिमेंट करने के लिए? ऋषि एक कप उठाता है और ओजस को देखते हुए कहता है, कुछ भी मत बोल, कॉफी बहुत अच्छी बनी है। आराध्या ने भी पी है, उसे तो बहुत अच्छी लगी है। तेरे ही नखरे हैं। ऐसा कहते हुए ऋषि उस कॉफी से एक घूंट लेता है और अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उसने उस कॉफी को वापस कप में थूक दिया और आराध्या की तरफ देखते हुए मुंह बिचकाते हुए कहा, इतनी बकवास कॉफी को तुम अच्छा कैसे बता सकती हो? ओजस हंसते हुए बोला, बीवियों से कभी मत पूछो। तू तो भाभी को करेले की बर्फी भी देगा तो भी उन्हें वो रसगुल्ले की तरह मीठा नजर आएगा। ओजस की बात पर सब हंसने लगे। आराध्या ने धीरे से अपना चेहरा नीचे कर लिया। ओजस ने ऋषि से पूछा, कैसे? एक बात बता, तूने इस कॉफी में मिलाया क्या था? ऋषि ने कहा, कुछ भी नहीं, कॉफी पाउडर ही मिलाया था और बाकी दूध और चीनी वो जैसे ही। हंसते हुए बोला, तो फिर ये इतनी जहरीली कैसे बनी? कितना कॉफी पाउडर मिलाया था तूने? ऋषि ने कहा, कितना क्या मिलाया था? हम 4 लोग हैं तो 4 चम्मच कॉफी पाउडर। ऋषि की बात सुनकर सब हंसने लगे। आराध्या भी हंसी रोक नहीं पाई। ऋषि ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? सब हंस क्यों रहे हैं? काम्या अपनी हंसी रोकते हुए बोली, और नहीं तो क्या, ये बात हंसने वाली ही है। 4 चम्मच कॉफी पाउडर, मजाक है क्या? इतने में तो पूरे मोहल्ले के लिए कॉफी बन जाती है। ऋषि ने अपने चेहरे पर सख्ती बरकरार रखी, जैसे कि उसने कोई गलती ही नहीं की हो। काम्या रसोई में जाकर सबके लिए दूसरी कॉफी बनाकर लाई। जाहिर है इतनी कड़वी कॉफी तो कोई नहीं पी सकता था। अगले दिन करवा चौथ था।
काम्या और आराध्या का फास्ट था। ऋषि और ओजस ऑफिस के कपड़ों में बैठे घर में हो रही तैयारी को देख रहे थे। काम्या और आराध्या दोनों करवा चौथ की तैयारी में सुबह से ही लगी हुई थी और उनकी मदद प्रियंका कर रही थी, या यूं कहें कि वो हर चीज को सीखने की कोशिश कर रही थी। आखिर उसने भी तो आज फास्ट रखा था रणबीर के लिए। काम्या और आराध्या अपने करवा चौथ की तैयारी नीचे जमीन पर बड़ा सा चादर बिछाकर उस पर बैठकर कर रही थी। वहां पर इतने सारे सामान देखकर ओजस ने कहा, ये हमारी बीवियों ने हमारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है या पूरे मोहल्ले के लिए रखा है? बड़ी माँ ने ओजस के कंधे पर मारते साथ हुए कहा, शर्म कर लो। एक तो तुम दोनों की बीवियां आज पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए रहेंगी और तुम दोनों ऐसी बातें कर रहे हो। अरे मम्मी, क्यों मार रही हो विचारों को? आज तो इन दोनों का भी व्रत है, प्रियंका ने हंसते हुए कहा। आराध्या, काम्या, बड़ी माँ, नीमू आंटी सब हैरानी से ओजस और ऋषि को देख रहे थे। ऋषि ने नकली खांसी करते हुए कहा, नहीं, व्रत नहीं है, बस आज कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। हाँ, तो फ्रूट खा लो, प्रियंका ने मजे लेते हुए कहा। ऋषि ने घूरकर प्रियंका को देखा और कहा, तुझे मार खानी है क्या? आराध्या का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था और काम्या हैरानी से ओजस को देख रही थी। अब जब चोरी पकड़ी ही गई थी तो बात को क्या छुपाना। ओजस ने खुलेआम कह दिया, हाँ, तो क्या हो गया? ये ही तो चाहते हैं कि हमारी बीवियों की उम्र लंबी हो। ओजस की बात पर सब हल्की हंसी में हंसने लगे। तभी नीमू आंटी बड़ी माँ से कहती है, बड़ी मालकिन, सरगी का सामान तो मायके से आता है ना? अरे हाँ, मेरे पास रानी सा का फोन आया था, वो काम्या की सरगी लेकर आ रही है, बड़ी माँ ने कहा। और बहू रानी की? नीमू आंटी ने झट से पूछा। इस पर बड़ी माँ, ऋषि, प्रियंका और सब लोग नीमू आंटी को घूर कर देखते हैं। अब जाकर नीमू आंटी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने धीरे से कहा, अरे, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कह रही थी कि बहू रानी की सरगी की थाली तो यहीं पर तैयार होगी ना? बिल्कुल नहीं, आराध्या की पहली सरगी भी उसके मायके से ही आएगी। ये आवाज दरवाजे की तरफ से आई थी। सबका ध्यान दरवाजे पर था जहां पर रानी सा खड़ी थी और उनके साथ रणबीर खड़ा था। और रणवीर और रानी सा के पीछे 3-4 सेवक खड़े थे जिनके हाथों में बड़ी बड़ी थालियां थी और वो सारी थालियां लाल रंग के कपड़े से ढकी हुई थी। रानी सा को वहां देखकर काम्या जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होती है और भागकर रानी सा के पास जाती है और उनके गले लग जाती है। रानी सा काम्या से अलग होती है और काम्या का ये रूप देखकर उनकी आंखों में आंसुओं की एक परत आ जाती है। राजवीर के जाने के बाद काम्या हमेशा सफेद कपड़ों में ही रही थी। हाँ, वो कभी दूसरे रंग के कपड़े भी पहन लेती थी, लेकिन काम्या इस समय रानी सा के गले लगी खड़ी थी। उनके बगल में रणवीर खड़ा था। ऋषि और आराध्या एक तरफ बड़ी माँ के साथ खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। रानी सा बड़ी माँ की तरफ आती है और मुस्कुराते हुए उनके सामने हाथ जोड़कर कहती है, नमस्ते बहन जी। बड़ी माँ भी मुस्कुराते हुए उनके नमस्ते का जवाब हाथ जोड़ कर देती है।
रानी सा उन सारे सेवकों को आगे की तरफ करते हुए बड़ी माँ से कहती है, ये करवा चौथ की सरगी है। हम ये सरगी काम्या और आराध्या के लिए लेकर आए हैं। काम्या के साथ साथ आराध्या की सरगी देखकर बड़ी माँ हैरानी से रानी सा से पूछती है, काम्या की सरगी तो समझ में आती है, पर आप लोग आराध्या की सरगी क्यों लेकर आए हैं? आराध्या खुद इस बात से हैरान थी कि आखिर रानी सा उसके नाम की सरगी क्यों लेकर आई है। रानी सा आगे आती है और कहती है, क्यों? आराध्या हमारी बेटी जैसी नहीं है क्या? अगर हम काम्या के लिए सरगी ला सकते हैं तो क्या हम आराध्या के लिए कुछ नहीं ला सकते? आराध्या हैरान नजरों से रानी सा को देखती है तो रानी सा आराध्या के पास आती है और उसकी गाल पर हाथ रखते हुए कहती है, आप भी हमारी बच्ची जैसी हैं। वैसे भी रणवीर तो आपको अपनी बहन ही मानता है। आराध्या बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। ये पहली बार था जब उसे कोई इतने अपनेपन से अपना होने का एहसास दिला रहा था। ऋषि आराध्या के मन की भावनाओं को समझ गया था। उसने आराध्या के कंधे पर हाथ रखा, रानी सा को देखते हुए कहा, इन सब के लिए आपका धन्यवाद, लेकिन आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ जरूरत का सारा सामान है और अगर कुछ नहीं भी होता तो मैं आराध्या के लिए ला आता। रानी सा मुस्कुराते हुए बोली, हमें पता है ऋषि जी की आप आराध्या के लिए सब ला सकते हैं, पर करवा चौथ की सरगी मायके से आती है। हमें पता था कि काम्या अपना पहला करवा चौथ यहीं पर कर रही है और यहाँ पर आराध्या भी मौजूद है, इसलिए हम उसके नाम की भी सरगी लाए हैं। फिर रानी सा ने आराध्या को देखते हुए पूछा, आपको बुरा तो नहीं लगाना? आराध्या की आंखें हल्की गीली हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने रानी सा को देखते हुए ना में सर हिलाया और जल्दी से उनके गले लग गई। यहाँ तो इमोशनल सीन चल रहा था, लेकिन यहाँ पर एक बेताब मजनू मौजूद था जिसके दिल को करार नहीं मिल रहा था। रणवीर जब घर के अंदर आया तो उसने काम्या और आराध्या के साथ प्रियंका को भी देखा था, लेकिन इतनी देर से प्रियंका कहीं गायब थी। रणवीर इधर-उधर नजरों से प्रियंका को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी रणवीर का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा इसमें प्रियंका का मैसेज था, जो उसे कहीं पर बुला रही थी। रणवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी बिल्ली दिन-ब-दिन शरारती होती जा रही थी। रणवीर ने सामने देखा तो काम्या और आराध्या दोनों अपनी अपनी सरगी देख रही थी। ऋषि और बड़ी माँ भी एक तरफ बैठे हुए थे और मौके का फायदा उठाकर रणवीर वहां से खिसक लिया। रणवीर गार्डन एरिया से होते हुए पीछे की तरफ आया जहां पर बहुत ही खूबसूरत सा फाउंटेन लगा हुआ था। ये वही जगह थी जहां पर ऋषि आराध्या को लेकर आया था। शादी के बाद पहली बार जब उनके रिश्ते सुधर रहे थे। रणवीर धीरे से वहां पर प्रियंका का नाम पुकारा। तभी उसके कानों में पायल की आवाज आई। रणवीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो देखता है तो एक तरफ से प्रियंका आ रही थी। उसके चेहरे पर भी हल्की मुस्कान थी, लेकिन आज रणवीर ने प्रियंका को लाल अनारकली सूट में देखा। खुले बाल, माथे पर बिंदी, आंखों में काजल। आज तो रणवीर घायल हो गया। प्रियंका रणवीर के ठीक सामने आई और अपना एक हाथ आगे करते हुए बोली, मेरा तोहफा।
रणवीर हैरान नजरों से प्रियंका को देखता है और कहता है, किस बात का तोहफा? प्रियंका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वो बोली, तुम खाली हाथ आए हो? रणवीर कहता है, नहीं, खाली हाथ तो नहीं आया, लेकिन मैं भाभी और आराध्या के लिए सरगी लेकर आया था। तुम्हारे लिए भी कुछ लाना था क्या? प्रियंका गुस्से में अपने दोनों कमर पर हाथ रखते हुए बोली, मैं तुम्हारे लिए सुबह से कुछ नहीं खाया है और तुम मेरे लिए एक छोटा सा गिफ्ट नहीं ला सके क्या? रणवीर हैरानी से कहता है, क्या तुमने फास्ट रखा है? लेकिन क्यों? प्रियंका अजीब नजरों से रणवीर को देखकर कहती है, क्यों मतलब? मैं तुम्हारे लिए फास्ट नहीं रख सकती क्या? रणवीर अपनी घबराहट को कम करते हुए कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने फास्ट रखा है? प्रियंका बेफिक्री से कहती है, हाँ, नहीं बताया, लेकिन उसके बाद प्रियंका हैरानी से रणवीर को देखते हुए कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा कि मैंने फास्ट रखा है? तुमने फास्ट नहीं रखा है क्या? मेरे लिए? रणवीर अपनी बत्तीस दिखाते हुए कहता है, मैं तो ठूस ठूस कर आया हूं। प्रियंका को इतना तेज गुस्सा आया कि उसने अपने पैर रणवीर के पैरों पर मार दिए और रणवीर अपने एक पैर से लंगड़ाता हुआ वहीं पर उछल रहा था। आई मम्मी, मेरे पैर तोड़ दिए, प्रियंका ने गुस्से में कहा, अगर अपना मुंह बंद नहीं किया तो अभी तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। प्रियंका ये कहते हुए गुस्से से वहां से जाने लगी, लेकिन तभी रणवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। प्रियंका रुक तो गई थी, लेकिन वो रणवीर की तरफ पलटकर नहीं देख रही थी। रणवीर धीरे से प्रियंका के पीछे आया और उसे पीछे से अपनी बाहों में लेते हुए बोला, चलो, तुम्हारी इस हरकत से मुझे एक बात तो पता चली कि तुम्हें हमेशा खिलाते पिलाते रहना पड़ेगा, क्योंकि भूखी रहकर तो तुम और ज्यादा खतरनाक हो जाती हो। रणवीर के ऐसे छेड़ने पर प्रियंका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन फिर भी वो अपना चेहरा सख्त करते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। रणवीर ऐसे कैसे छोड़ देता अपनी प्रियंका को? उसने प्रियंका को अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम लड़कियों के लिए तो बहुत आसान होता होगा सारे दिन भूखी रह लेना, पर हम लड़कों से पूछो, हमारे लिए कितना मुश्किल होता है। और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है? अरे, खाने से ना सही, तुम्हारी बातों से ही पेट भर लूंगा। कल सबने करवा चौथ का फंक्शन सेलिब्रेट किया था, इसीलिए सब बहुत थक गए थे। ओजस और काम्या उस समय नंदा हाउस में मौजूद थे। प्रियंका उस वक्त अपने कमरे में घोड़ेगधे और पूरा तबला बेचकर सो रही थी। सुबह के 10 बज रहे थे और अब जाकर उसकी आंख खुली। प्रियंका अपनी आंखें मसलते हुए बिस्तर से नीचे उतरी और अपना डॉल वाला स्लीपर पहनते हुए अपने कमरे से बाहर आई। वह सांस लेती है और एक यो के साथ हाल में आते हुए निमो आंटी को आवाज लगाती है, आंटी, मेरी कॉफी। प्रियंका ने उस वक्त अपना नाइट ड्रेस पहना हुआ था, जो वह अक्सर घर में पहना करती थी, लेकिन सामने मौजूद लोगों को देखकर उसकी हवाइयां उड़ गईं और वह उल्टे पैर वापस अपने कमरे में भाग गई। सामने एक तरफ ऋषि, ओजस और बड़ी माँ बैठे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ रणवीर, रानी सा और राजा साहब बैठे हुए थे। काम्या और
आराध्या किचन से हॉल की तरफ आ रही थी और उनके हाथ में ट्रे थी। वैसे तो प्रियंका सबके साथ बहुत कंफर्टेबल रहती थी, लेकिन न जाने क्यों राजा साहब के सामने उसकी बोलती बंद हो जाती थी। आखिर राजा साहब की पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी थी। एक नज़र देखने पर कोई भी उन्हें सख्त और खड़ूस ही समझ लेता था, और ऊपर से प्रियंका का यह नाइट सूट पहन कर यूं झल्ली की तरह आ जाना और इतनी जोर से चिल्लाकर कॉफी मांगना। प्रियंका की जैसे सांस ही रुक गई। वह उल्टे पैर वापस अपने कमरे में भाग गई। प्रियंका को ऐसा जाते देख रणवीर की हंसी छूट गई तो रानी सा भी मुस्कुराने लगी। ऋषि ने आराध्या को कुछ इशारा किया तो आराध्या ने सिर हिलाया। बड़ी माँ राजा साहब और रानी सा की तरफ देखते हुए कहती हैं, उसकी आदत है ये। मैं बात। रानी सा ने रिलैक्स होते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, बहन की बच्ची है। ऋषि ने कहा, हमने उसे कुछ बताया नहीं है। ऋषि के यह कहते ही रणवीर अपने मन ही मन हंसने लगा और उसने प्रियंका के बारे में सोचा, जब उसे इस बारे में पता चलेगा तब उसका चेहरा देखने लायक होगा। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका अपने बिस्तर पर पलटी मारकर बैठी थी और अपने दोनों हाथों से अपने बालों को पकड़े हुए थी। वह परेशानी से सोच रही थी राजा साहब उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। कितनी पागल लड़की है यह, यूं ही नाइट सूट में घर में घूमती रहती है और सुबह उठने के साथ ही इसको कॉफी चाहिए। प्रियंका ने जोर से अपने बालों को पकड़ते हुए अपने मन में सोचा, अब तो राजा साहब कभी मेरे और रणवीर के रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहेंगे। कौन ऐसी पागल और झल्ली लड़की को अपने घर की बहू बनाएगा। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और काम्या और आराध्या दोनों अंदर आती हैं। उन दोनों को देखकर प्रियंका जल्दी से अपने बिस्तर पर खड़ी होती है और उनसे कहती है, अरे ये राज परिवार यहाँ क्या कर रहा है? मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? क्या सोच रहे होंगे वो लोग मेरे बारे में? आराध्या के हाथ में जो पैकेट था उसे उसने बैठकर एक कोने पर रखा और प्रियंका का हाथ पकड़कर उसे नीचे उतारा। काम्या ने कहा, कुछ नहीं सोचेंगे। और जहां तक बात रही तुम्हें उठाने की, तो मैं और आराध्या 2 बार आए थे तुम्हारे कमरे में, पर तुम तो पता नहीं कौन सी भांग की गोली खाकर सो रही हो। प्रियंका ने अपना सर पीट लिया और उन्हें देखकर कहा, ये बताओ ये लोग जाएंगे कब? मैं ऐसे बाहर नहीं आ सकती उनके सामने। आराध्या ने वह पैकेट प्रियंका के हाथ में पकड़ाया और इशारे में कहा, जल्दी तैयार हो जाओ। प्रियंका अब आराध्या की थोड़ी बहुत साइलेंट लैंग्वेज पहचानती थी। भले ही वह ऋषि की तरह परफेक्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीजें वह अब पहचान लेती थी। उसने हैरानी से पैकेट को देखा और फिर उसे खोला। उसके अंदर एक बहुत खूबसूरत सी साड़ी थी। प्रियंका हैरानी से आराध्या और काम्या को देखकर कहती है, साड़ी? साड़ी क्यों पहनूंगी? काम्या प्रियंका के पास आती है और वह साड़ी उसे पैकेट से निकालकर उसके हाथ में रखते हुए कहती है, तो तुम क्या चाहती हो कि लड़के वाले तुम्हें नाइट सूट में ही पसंद कर लें? काम्या के यह कहते ही प्रियंका हैरानी से उसे देखने लगती है तो आराध्या मुस्कुराने लगती है। प्रियंका अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकते हुए कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? तभी दरवाजे से ऋषि की आवाज आती है, मतलब ये है कि बाहर तुझे देखने लड़के वाले आए हैं। ये अलग बात है कि लड़का तुझे बहुत बार देख चुका है।
लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी नाम की एक चीज होती है। एक बार उनके सामने अपना कचरा कर चुकी है, चुपचाप से तैयार होकर बाहर आ जा। प्रियंका अभी गहरे सदमे में थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि राज परिवार उसके रिश्ते की बात करने यहाँ आया है। प्रियंका को ऐसे गहरे सदमे में देखकर ऋषि उसके पास आता है और उसकी थोड़ी पर हाथ रखते हुए उसका खुला हुआ मुंह बंद करते हुए कहता है, मेरे घर में मेरे नाक के नीचे तुम और रणवीर एक रोमांटिक मूवी चलाओगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा क्या? शाम का वक्त नंदा मेंशन के टेरेस पर आराध्या और काम्या दोनों सुहाग के जोड़े में खड़ी थी। ऋषि और ओजस ने उस वक्त ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई थी। जहां ऋषि ने कुर्ताप जामा पहना हुआ था, तो वहीं ओजस ने कुर्ताप जामा के ऊपर बंधी जैकेट पहनी हुई थी। बड़ी माँ और रानी सा एक तरफ बैठकर उनका फंक्शन देख रही थी। निमो आंटी आसमान की तरफ देख रही थी। आराध्या और काम्या अपनी अपनी थाली तैयार करके बैठी हुई थी। तभी निमो आंटी आराध्या और काम्या की तरफ देखते हुए कहती हैं, अरे चांद निकल आया। वो देखो, चांद निकल आया। आराध्या और काम्या दोनों आसमान की तरफ देखती हैं और बाकी सब भी उसकी तरफ देखते हैं। तो सच में आसमान में चांद निकल आया था। आराध्या और काम्या छत के छोर तक आती हैं और वहां से अपने करवा चौथ की पूजा करती हैं। पूजा करने के बाद आराध्या ने ऋषि को और काम्या ने ओजस को छलनी में से देखा। यह पल ऐसा था जो शायद कोई शब्दों में नहीं बयान कर सकता है। एक विश्वास जहां पर माना जाता है कि पत्नी के व्रत रखने से पति की उम्र लंबी हो जाती है। यह बात कहाँ तक सच है और कहाँ तक नहीं, यह तो नहीं पता, लेकिन विश्वास से जुड़े इस बंधन को शायद शब्दों की जरूरत नहीं है। यहाँ तो ऋषि और आराध्या का और काम्या और ओजस का विश्वास भरा प्यार दिख रहा था। तो वहीं छत के दूसरी तरफ प्यार तो था, पर एक छोटी सी महाभारत भी चल रही थी। रणवीर बेचारा घबराते हुए प्रियंका को देखकर कहता है, अरे मुझे क्या पता था कि छलनी मुझे लानी है? तुमने भी तो मुझे नहीं बताया। प्रियंका गुस्से में रणवीर को घूरते हुए कहती है, अब तुम्हें हर बात मैं बताऊंगी? खुद के पास दिमाग नहीं है क्या? अरे एक कुंवारी लड़की व्रत रख रही है, वो भी करवा चौथ का। तुम्हें पता है पूरे दिन सारे घरवालों से कितने झूठ बोले हैं मैंने? कभी पेट दर्द का बहाना बनाया, तो कभी गैस का बहाना बनाया। इतने बहाने बना कर तो मैंने व्रत रखा है तुम्हारे लिए, और एक तुम हो करवा चौथ का सामान तक नहीं लाए हो। उधर काम्या और आराध्या को देखो, पूरी तैयार होकर 16 श्रृंगार करके सामान के साथ पूजा कर रही हैं, और एक मैं हूँ। रणवीर कहता है, वो दोनों शादीशुदा हैं, अपने पतियों के साथ मिलकर पूजा कर रही हैं, और तुमने तो अभी तक मुझे बॉयफ्रेंड जोन में रखा हुआ है। प्रियंका ने पूजा की थाली में रखा हुआ नारियल उठाया और रणवीर की तरफ करते हुए कहा, मैं इस नारियल से तुम्हारा सर फोड़ दूंगी अगर ज्यादा बकवास की तो। अब तो मुझे ये बताओ, मैं अपनी पूजा कैसे पूरी करूं? रणवीर मुस्कुराते हुए प्रियंका के पास आता है और कहता है, अरे पूजा तो कर ली ना तुमने, तो क्या फर्क पड़ता है अगर तुम मुझे छलनी में से नहीं देखोगी तो? हम दोनों ने तो एक दूसरे को कितनी बार देखा हुआ है। प्रियंका रोते हुए कहती है, नहीं, मुझे ये व्रत पूरा करना है। पहली बार तुम्हारे लिए उपवास रखा है। इस तरीके से
अधूरा नहीं छोड़ूंगी। रणवीर जब प्रियंका को ऐसे उदास देखता है तो उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए कहता है, अरे क्यों इतना उदास हो रही हो? वैसे भी तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अब ऐसे परेशान होगी तो कहीं तबीयत ना खराब हो जाए, और अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो मैं सच में कह रहा हूं प्रियंका, शादी के बाद तुम्हें व्रत वगैरह बिल्कुल नहीं रखना दूंगा। प्रियंका भी हल्के रूठने के अंदाज में कहती है, शादी के बाद तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सच में शादी कर ली है। रणवीर प्रियंका के दुपट्टे को उसके सर पर दुल्हन की तरह रखते हुए कहता है, तुमसे शादी करने के लिए मुझे तुम ही ने रोका हुआ है, वरना अब तक तो तुम्हें उठाकर ले जाता। प्रियंका एक पल मुस्कुराते हुए रणवीर को देखती है और फिर अपने सर पर रखे दुपट्टे को। तभी प्रियंका को एक आइडिया आता है। वह जल्दी से दुपट्टे को अपने सर से हटाती है और अपने दोनों हाथों में लेती है। रणवीर हैरानी से प्रियंका को देखता है तो प्रियंका उसे दुपट्टा पूरा फैलाकर अपने दोनों हाथों में ऊपर की तरफ उठा लेती है। रणवीर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। प्रियंका उसे हल्के पारदर्शी दुपट्टे से पहले चांद को देखती है और फिर दुपट्टे के उस पार मुस्कुराते हुए रणवीर को।